बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज के लेक्चर में हम मोस्ट फेमस इक्वेशन जो कि थर्मोडायनेमिक्स की है, क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन, इसको बच्चों हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये इक्वेशन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैनी टाइम्स ये एग्जाम में आ भी चुकी है, तो आपने इसके ईच एंड एवरी स्टेप को बहुत डिटेल से देखना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बच्चों ये देखनी है कि ये इक्वेशन एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप को शो करती है जो कि किसी भी एक सिंगल सब्सटेंस की दो फेजेस होती हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए आप फर्ज करें कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जो एट अ टाइम दो फेज में है। यहाँ पे बच्चों फेज को हमने ए से और बी से रिप्रेजेंट किया है। फेज ए में आप कंसिडर कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस आपका लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और एट द सेम टाइम वही सब्सटेंस आपका वेपर स्टेट में भी हो सकता है। इट मीन ये जो इक्वेशन है वो आपके एक सब्सटेंस की दो फेजेस में पहले जो रिलेशन है उनका उनको डिस्क्राइब करती है कि आपका जो भी सब्सटेंस होगा उसके ऊपर टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यानी ये बेसिकली वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो कि एक सिंगल सब्सटेंस की दो फेजेस में इक्विलिब्रियम को डील करता है। मसलन फर्ज करें कि अगर आपके पास सॉलिड सब्सटेंस है, इसके एक कॉमन एग्जांपल बच्चों हम लेते हैं कि फर्ज करें कि आपके पास आइस है। आइस जो है वो एक सॉलिड स्टेट है वाटर की, ठीक है, और जो लिक्विड स्टेट में वो आपके पास लिक्विड मेट वाटर की स्टेट में होगा। तो जब आप उस आइस को पिघलाएंगे तो उसका वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह अगर आप उसी पानी को गर्म करें कि इसकी स्टीम बन जाए तो वो अपनी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इक्वेशन है वो सबसे पहले आपके पास एक सिंगल सब्सटेंस की जो दो फेजेस हैं उस पर टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को डिटेल में स्टडी करवाता है। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो फेज है जरूरी नहीं वो सिर्फ सॉलिड या लिक्विड की हो, बल्कि आपका वो सब्सटेंस लिक्विड या वेपर फेज में भी हो सकता है। वही सब्सटेंस आपका डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में भी कन्वर्ट हो सकता है और ये उन सब्सटेंस के लिए होगा जो कि सब्लिमेशन टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कैलिब्रॉन इक्वेशन का फार्मूला है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रेशर को शो करता है किसी भी एक सब्सटेंस की दो फेजेस को विद रिस्पेक्ट टू दियर टेम्परेचर। यानी आपने यहाँ पे यही देखा कि अगर आपके पास एक सब्सटेंस है वो आपका एक फेज से दूसरी फेज के ऊपर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी वो दोनों फेजेस इकट्ठी जो है वो इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करती हैं, तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ये डिटेल हम क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसके हवाले से ये दो साइंटिस्ट थे जिनमें एक का नाम बच्चों क्लासियस था, दूसरे साइंटिस्ट का नाम कैलिप्रॉन था। इसी इक्वेशन को उन्होंने आगे चल के एक्सटेंड किया था कैलिप्रॉन ने क्लासियस के आइडिया को ही एक्सटेंड किया था और उनका ये आइडिया इस बात पे बेस करता था कि अगर आपके पास तीन फेजेस हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो आप जानते हैं कि गैसेस का वॉल्यूम लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है, या इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि सॉलिड का और लिक्विड का वॉल्यूम गैसेस के मुकाबले में नेग्लिजिबल होता है। तो अगर आप ये फर्ज करें कि आपके पास एक लिक्विड है जिसका आपने 1 मोल फर्ज किया इस कंटेनर में हमने ले रखा है और इसी कंटेनर में ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे है विद 1 मोल ऑफ इट्स वेपर। यानी आपके पास फेज ए अगर लिक्विड की है तो फेज बी अगर हम फर्ज करते हैं कि वो उसकी वेपर की है, तो ये दोनों फेजेस एट देयर इक्विलिब्रियम पर इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं और एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे आप उनका रिलेशन देखना चाह रहे हैं। तो ये जब आपने गिब्स फ्री एनर्जी का टॉपिक बच्चों डिटेल में पढ़ा था तो उस टाइम पे आपने स्टडी किया था कि इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू जीरो होती है। इट मीन अगर आपके पास ये दोनों फेजेस हैं तो इसमें जो लिक्विड की फेज होगी उसको हम जी एल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर जो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी वेपर स्टेट में होगी उसको हम जी वी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने G1 G2 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिक्विड के लिए जी एल लगा लें और G2 के लिए यहाँ पे आप जी वी लिख लीजिएगा। तो चूंकि ये दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम पे है तो हम एक इक्वेशन ये बनाते हैं कि किसी भी एक सब्सटेंस की जब दो फेजेस होंगी तो इक्विलिब्रियम पे ये दोनों फेजेस के अंदर जो गिव्स फ्री एनर्जी है ये हमेशा लिक्विड की ऑलवेज इक्वल होगी जी वी के। अब हम क्या करने लगे हैं कि ये तो था इसका सिंपल टेम्परेचर जो कि हमने कांस्टेंट कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि अब हम इसी फेज के ऊपर टेम्परेचर को चेंज करेंगे और टेम्परेचर को चेंज करके
टी प्लस डी टी हो जाएगा। इसी तरह आप उसका प्रेशर भी चेंज कर सकते हैं और वो भी आपका प्रेशर पी से पी प्लस डी पी हो जाएगा। यानी आपने ये देखा कि अगर आप उसके टेम्परेचर को डी टी वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर टी था, तो आफ्टर चेंज इट्स टेम्परेचर वो हो जाएगा डी प्लस डी टी। और इसी तरह आपका सिस्टम जो है वो स्टिल इक्विलिब्रियम पे रहेगा, और इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो भी आपका कोई ना कोई सर्टन वैल्यू प्रेशर की होगी जिसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा, और उसकी न्यू वैल्यू प्रेशर की पी प्लस डी पी की सूरत में हमें हासिल होगी। अब जो न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें मोलर गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो भी इक्वल होती है। और इसके अकॉर्डिंग आप जो इक्वेशन है इसकी लिखेंगे कि ये आपके पास सिंपल G1 था, यहाँ पे G1 प्लस DG1 है। तो यहाँ पे अगर आप लिक्विड और वेपर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 और 2 के जो फैक्टर्स हैं उनको आप लिक्विड के लिए L के साथ और 2 को आप वेपर के लिए V के साथ जब आप एक्सप्रेस करेंगी, तो आपकी ये इक्वेशन मॉडिफाई होके जी एल प्लस डी जी एल हो जाएगी, और वेपर के लिए ये जी वी प्लस डी जी वी हो जाएगी। यानी ये हमने डी क्यों लिखा, क्योंकि इसमें चेंज आ रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास पहली स्टेट में सिंपल इस शक्ल में थी। जब उसका आपने टेम्परेचर चेंज किया, तो टेम्परेचर के चेंज करने से उसकी गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर भी डी जी वन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस आ गई। तो जो जितनी चेंज आई आपने वो लिक्विड के लिए भी लिखनी है, आपने वही चेंज वेपर के लिए भी लिखनी है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि आपके पास ये दो इक्वेशन आपको ये हासिल हो जाएंगी। आपने इस इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 से। अब किस तरह से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे कि आपके पास इस इक्वेशन को आपने बाद में लिखना है, और पहले इक्वेशन के लिए आपने इसको पहले लिखना है। यानी जी एल के अंदर से आपने जी एल का जो चेंज आ रही है उसको सब्सट्रैक्ट करना है, इसी तरह जी वी को इसके अकॉर्डिंग सब्सट्रैक्ट करना है। तो जब आप इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों, ये जो आपके पास प्लस और माइनस वाला फैक्टर है, ये बच्चों आपका चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के नतीजे में ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल आपका ये कन्वर्ट होगा जी एल जो है वो, इसके बाद ये माइनस जी एल में कन्वर्ट होगा। तो ये जो प्लस का होगा और ये जो माइनस का होगा ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। इन द सेम वे पीछे क्या बच जाएगा, माइनस डी जी एल। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो प्लस जी वी है ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा माइनस जी वी के साथ, और पीछे क्या बचेगा आपके पास, सिंपल माइनस डी जी वी का फैक्टर पीछे बच जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म माइनस माइनस की बचेंगी, ये दोनों माइनस की टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास एक तरह से ये वाली इक्वेशन का फार्मूला हासिल होगा जिसको हम कहते हैं कि डी जी एल विल बी इक्वल टू डी जी वी के। अब बच्चों ये आपके पास एक मोस्ट फेमस इक्वेशन है जो कि आपने प्रीवियस बॉन्ड ऑफ इक्वेशन में भी पढ़ी, इसके बाद आपने जब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मैंने आपको पढ़ाई थी तब भी आपने पढ़ी, और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में भी आपने ये रिलेशन पढ़ा। तो ये रिलेशन आपने रेफरेंस देना है कि जब आपके पास कोई भी स्मॉल चेंज वाक़ होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो जो वर्क डन होता है इट इज़ ड्यू टू दी वॉल्यूम चेंज, और जो फ्री एनर्जी चेंजेस होती हैं ऐसे प्रोसेस के लिए, उसके लिए आपने ये रिलेशन लिखना है कि डी जी ऑलवेज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी के। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये इक्वेशन एक जनरल आ गई, आपने इसी इक्वेशन को लिक्विड के लिए भी लिखना है, आपने यही इक्वेशन वेपर के लिए भी लिखनी है। तो आपने इस डी जी एल की जगह पे यहाँ पे आपने प्रेशर, चूंकि आपका जो है वो चेंज नहीं हो रहा, आपने वेपर की और जो आपके पास चेंज आ रही है लिक्विड के लिए वो आपने लिखनी है। तो आपने पहले इस पूरी इक्वेशन को लिखा डीजीएल वाइज, और इसी तरह इसी इक्वेशन को अगेन आपने लिखना लिखना है किसके अकॉर्डिंग, वेपर वाइज। तो जब आपने लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे लिखना है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद आपने कहना है इक्विलिब्रियम पर क्या होता था कि जो आपके पास जितना कोई भी गैस का वॉल्यूम लिक्विड स्टेट में है उतना ही आपके पास वो गैसियस स्टेट में भी था। तो जब वो उसकी वेपर स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, तो ये दोनों टर्म एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, और इक्वल होने के बाद आपने इन दोनों इक्वेशन की वैल्यूज को इस तरह से पुट आउट कर देना है। पुट करने के बाद आपने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपने वेपर वाली स्टेट जो है वो देखी कि वो आपके पास जो है वो किस शक्ल में आई, वो इसी शक्ल में आ गई। और आपने अब ये करेंगे कि आपने वेपर और लिक्विड को एक तरफ लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन रीअरेंज करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से हासिल होगी कि आपने इस जो गैसेस का वेपर प्रेशर है उसको आपने लिखा, इनमें से कॉमन फैक्टर निकाला डीपी का, इसी तरह इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर था बच्चों वो कौन सा था आपके पास, डी टी का आ गया।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपने डीपी चूंकि पहले लिखना है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाके डिवाइड करेगा, और ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से हासिल होगी, जो कि इक्वेशन नंबर 7 में आपको ये dp ओवर dt विल बी इक्वल टू डेल्टा एस वेपराइजेशन ओवर डेल्टा वी वेपराइजेशन के इक्वल होगा। अगर आप वेपराइजेशन की टर्म खत्म करें और जनरली इसको लिखें तो आप यहाँ से इस इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो डेल्टा साइन है बच्चों वो चेंज इन एंट्रोपी का है, जबकि चेंज इन वॉल्यूम का भी ये नीचे वाला साइन है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस 1 मोल है, तो अगर वो फेज 1 से फेज 2 में चेंज हो रहा है और वो प्रोसेस आपका आइसोथर्मली और रिवर्सिबल हो रहा है, तो आपने चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला पढ़ रखा है कि ये ऑलवेज इक्वल होता है क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी के। अब यहाँ पे हमने क्यू रिवर्सिबल के साथ यहाँ पे लिख दिया डेल्टा एच वेपराइजेशन, और ये जो आपके पास डेल्टा एच वेपराइजेशन है ये हमने क्यों लिखी, उसकी वजह ये है कि आपने एंट्रोपी के टॉपिक में ये पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ये आपकी याद दहानी के लिए या आप कह लें कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये एक बॉक्स बनाया है जिसमें मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है कि जब भी कोई भी लिक्विड बॉयल होता है और उसके लिए आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो किसी भी लिक्विड को कन्वर्ट होना किसके अंदर, फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स वेपर स्टेट। तो जब भी कोई भी लिक्विड आपका लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाता है तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करता है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, it will always equal to the enthalpy of vaporization. That's why the sign of Q reversible will be changed to its sign of delta H vaporization. तो ये इसके साथ चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 9 हासिल हो रही है आपने इसको इक्वेशन नंबर 7 के साथ कंबाइन कर देना है। तो ये इक्वेशन नंबर 7 मैंने अगेन लिखी। लिखने के बाद यहाँ पे डेल्टा एस की जो वैल्यू आ रही थी दैट इज डेल्टा एच ओवर टी, उसको मैंने लिख लिया। लिखने के बाद ये टेम्परेचर चूंकि डिवीजन में जाएगा तो ये इस तरह से एडजस्ट होगा, और उसके बाद डेल्टा वी को अब आपने ओपन करके लिखना है और वी की टर्म को वेपराइजेशन की टर्म में हमने ऐसे लिखा। अब यहाँ पे हमने वी को इस तरह से क्यों लिखा, तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी डेल्टा वी लिखा जाता है इट विल ऑलवेज डिनोटेड इट्स फाइनल स्टेट माइनस इट्स इनिशियल स्टेट। तो हम ये कहते हैं कि जब भी कोई लिक्विड बॉयल होगा तो बॉइलिंग पर उसकी जो फाइनल स्टेट होगी वो वेपर होगी और उसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी, लिक्विड स्टेट होगी। तो यही वजह है कि वेपर स्टेट की हमने वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है और जो उसकी लिक्विड स्टेट होगी उसको हमने वी एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये इक्वेशन आपकी इस पूरे टर्म को आप डेल्टा वी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एक कैलिब्रॉन इक्वेशन आ गई है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम पे जब कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस अपनी दो फेजेस पर एग्जिस्ट करेगा, और ये आपके पास लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम होगा, और उसके अकॉर्डिंग ये कैलिब्रॉन इक्वेशन आपको हासिल हो जाएगी। अब हम ये कहते हैं कि जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है उसमें स्मॉल अमाउंट या स्मॉल वॉल्यूम जो भी लिक्विड की होती है वो आप क्या करते हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी ये थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो गैसेस होती हैं, गैसेस के केस में जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि गैसेस के दरमियान में फासला ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करती हैं। लिक्विड और सॉलिड्स में चूंकि डिस्टेंस कम होता है तो वो मैक्सिमम जगह ऑक्यूपाई, जो उनके दरमियान में जो स्पेसिस होती हैं वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाता है। तो गैसेस के मुकाबले में सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। तो अभी आपने यहाँ पे ये वाला जो आइडिया है इसको आपने स्टडी किया तो आपने ये देखा कि अगर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की आप बात करें तो जो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है वो इन कंपैरिजन विद द वॉल्यूम ऑफ द वेपर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर उसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी ये जो इक्वेशन है यानी जो जनरल इक्वेशन थी इसमें हमें सिंपल वेपर को ही हमें डिस्कस करना पड़ेगा, और अभी हमने इसको देख लिया कि लिक्विड के केस में उनका वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है, इसलिए हम उसको यहाँ पे राइट डाउन नहीं करेंगे। और अगर आपके वेपर्स आइडियली बिहेव कर रहे हैं तो जो मोलर वॉल्यूम होगा आपका उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि आपने मोस्ट फेमस इक्वेशन पढ़ रखी है जो कि आपके पास कौन सी आती है, जिसमें आपने बच्चों ये पढ़ रखा है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक है। तो अगर पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होगा तो उसमें से आप वॉल्यूम को निकालें तो ये वैल्यू आ जाती है, इस वॉल्यूम की वैल्यू को आपने पुट कर देना है वी वेपराइजेशन की वैल्यू में। सो इसके नतीजे में आपके पास ये जो इक्वेशन है यानी डेल्टा एच ओवर जो थी वॉल्यूम की वैल्यू आपने लिखी, वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी आर टी बाई पी, तो पी जो है वो इसका ऊपर चला जाएगा, टी टी से मल्टीप्लाई होके टी स्क्वेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास इसमें से आप क्या करेंगे, आप इसमें से
जो प्रेशर है इसको आप एक तरफ कर देंगे और टेम्परेचर के सारे फैक्टर्स को आप एक तरफ ले जाएंगे। तो बच्चों यहाँ प्रेशर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, यहाँ टेम्परेचर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपने जो कांस्टेंट फैक्टर होंगे जैसे डेल्टा एच ओवर आर, ये दोनों टर्म जो है बच्चों कांस्टेंट है, इसको आपने पहले लिख लेना है और डी टी ओवर टी स्केयर को एक साइड पे कर देना है। इस इक्वेशन को आप जनरली कह सकते हैं कि ये क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन है, लेकिन आपने अब अगले स्टेप में इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म जो है वो डेवलप करनी है। तो इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो कांस्टेंट फैक्टर्स को आपने बाहर निकाल देना है और इसकी इंटीग्रेशन आपने परफॉर्म करनी है। तो इसकी तो आपने पढ़ रखी है कि सिंपल जब आपके पास ऐसे टर्म हो तो डी इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सिंपल लॉग नेचुरल पी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट फैक्टर को आपने ऐसे ही लिख देना है। और ये आपने वांट ऑफ इक्वेशन में पावर रूल के बारे में पढ़ा था कि जब इसका पावर रूल के ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो टी ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और ये +1 में, तो -2 + 1, और जो पावर होती है वो नीचे हम दोबारा से लिखते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर -1/t में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप इसको लिखते हैं तो ये आपके पास कन्वर्ट होगा, यानी ये इक्वेशन लॉग नेचुरल पी में, और उसके बाद डेल्टा एच वेपराइजेशन ओवर आर टी आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये टेम्परेचर नहीं होना चाहिए था, ये आई थिंक लिखते में मिस्टेक हुई है। तो इसके बाद ये -1/t हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन के बाद इस पूरे का आंसर -1/t में कन्वर्ट होगा और साथ कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर इस तरह से है तो ये माइनस इधर स्टार्ट में चला जाएगा, तो ये माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन आर टी हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि हम ये इक्वेशन की जो इंटीग्रेशन है वो हम परफॉर्म करेंगे इंटीग्रेशन बिटवीन दियर लिमिट्स। तो जब आप इंटीग्रेशन बिटवीन दियर लिमिट्स परफॉर्म करते हैं तो जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग प्रेशर को हम P1 P2 लेते हैं, टेम्परेचर को हम T1 T2 लेते हैं और अगेन हम इसकी इंटीग्रेशन को परफॉर्म करके देखते हैं। तो अभी आपने ये टर्म पीछे, ये जो है ये वाला जो पूरी टर्म थी, इसको आपने डिटेल में स्टडी किया था कि इसका आंसर आपके पास आपने नोट कर लिया था कि ये -1/t आ चुका था। तो जब आपके पास ये टर्म पूरी आ जाती है तो ये आपने इसको P1 के अकॉर्डिंग और P2 के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग लिखा। तो ये लॉग नेचुरल P2/P1, यानी आपने इसको पहले लिखते हैं फाइनल को, इनिशियल को आपने बाद में लिखा। तो इस तरह से आपने इसकी कांस्टेंट फैक्टर को निकाल लिया और आपने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन जब आप परफॉर्म करते हैं तो इसका आंसर -1/t हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आज आपको मैं एक थोड़ा सिंपल करती हूँ कि यही स्टेप हमें वांट ऑफ इक्वेशन में भी करना चाहिए था कि ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन जो है वो हमें डायरेक्ट स्टार्ट में ले जाना है, क्योंकि ये माइनस जो है क्योंकि मल्टीप्लाई होकर जब ये स्टार्ट में चला जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, सिंपल 1/t। ठीक है। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो अपर लिमिट्स है इसको आपने पहले लिख लेना है 1/t2 की शक्ल में, और उसके बाद माइनस डाल के लोअर लिमिट्स को आपने बाद में लिख देना है। ठीक है। और इसी तरह ये इक्वेशन आपके पास लॉग नेचुरल P2 - P1 की शक्ल में आती जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने इस स्टेप पे आके इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। ये देखें, ये वो वाला माइनस है जो कि आपके पास सॉल्व होके आया था, ये माइनस तो हमने स्टार्ट में लगा दिया। अब आपके पास इक्वेशन इस तरह से बच गई। आपने इस -1/t1 को पहले लिख दिया और चूंकि इसके साथ प्लस का साइन था इसको आपने बाद में लिख दिया। तो अगर मैं इस माइनस को बाहर लिखूं तो बाहर लिखने के नतीजे में अंदर वाली इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, माइनस की शक्ल में हो जाएगी। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 1/t1 -1/t2 के। तो जब आप इसको डिवीजन के फैक्टर में लिखेंगे और आप इस पार्ट का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब आप लेंगे तो ये T1 और T2 हो जाएगा, ये T1 इस T1 से कैंसिल आउट होगा, तो पीछे क्या बचेगा, T2 - T1 के। इसी तरह आपने ये भी पढ़ रखा है कि जब भी कोई भी फार्मूला लॉग नेचुरल से लॉग में कन्वर्ट होता है तो वो log 2.303 में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होने के बाद आपके पास ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी तरफ आके ये डिवाइड करेगा और ये बच्चों आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन की। इस इक्वेशन की मदद से आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट करना डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर दी नॉन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट टू टेम्परेचर, यानी एक ही लिक्विड का आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन को। या अगर आपके पास कोई से दो लिक्विड मौजूद हैं तो एक लिक्विड का अगर आपको पता हो तो दूसरे लिक्विड के अननोन वेपर प्रेशर के जरिए आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आज आपका लेक्चर था। अगर इस हवाले से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप जो है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और आपकी जो भी कोई क्वेरीज हैं
उनको आप